हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह। आई एम योर जी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये क्लास आप लोग की डेली हुआ करेगी अब से। तो देखो, ये आप लोगों के आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए और हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग के एग्जाम्स के लिए, जैसे मैं बताऊँ आप लोगों का अभी आने वाला है आरबीआई ग्रेड बी का। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा भी होगा, आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म। ओके, ये एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई में होगा। साथ ही साथ आप लोगों का एसएससी का सीजीएल में भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भरा होगा, तो सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो भी आप लोगों का जुलाई में होने वाला है। तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ, आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाले हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। और एक और एग्ज़ाम निकला हुआ है जैसे कि आईडीबीआई का एग्ज़ाम निकला हुआ है। तो आप लोग आईडीबीआई के एग्ज़ाम के लिए भी इसमें देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि सिर्फ ये बैंकिंग के लिए ज़रूरी है, नहीं। देखो, फाइनेंशियल न्यूज़ भी है इसमें, और फाइनेंशियल न्यूज़ आप लोग के हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है। फिर चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलो, सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर जो रहने वाली है वो है जापान के बारे में। देखो, जापान ने यहाँ पर बोला है कि वो सीरियसली देख रहा है एट ज्वाइनिंग इंडिया का यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है उसको। देखो, भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़, बहुत ही अच्छा, और एक कह सकते हो कि अपने आप में एक सफल पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया में बनाया गया है। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये इंडिजीनियस है, हमारा खुद का है। और आज की मतलब समय में ना बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस यूपीआई को अडॉप्ट करने पर लगे पड़े हैं। मतलब वो लोग नहीं बना पा रहे हैं ऐसा कुछ कि ऐसा इतना अच्छा पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम, तो वो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। रिसेंटली अगर आप लोगों को न्यूज़ याद हो तो सिंगापुर ने क्या किया था, सिंगापुर ने डायरेक्ट यूपीआई के साथ एक डायरेक्ट कोलैबोरेशन कर लिया था कि लाइक अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यूपीआई से के थ्रू सिंगापुर में पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। अब तक जैसे आप लोग यहाँ पर देखते थे ना, रियल टाइम जैसे आप लोगों ने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे वाले को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तुरंत उसका स्कैन किया, वो कर देते थे ना। अब आप ऐसा कोई काम यूपीआई के थ्रू आप लोग सिंगापुर भी इस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप लोग इंडिया में एक शहर है, मान लो कानपुर है, एक शहर मान लो लखनऊ है, तो अब आप लोग ऐसे करके पैसे ट्रांसफ़र करते थे। आगरा से दिल्ली हो गया, मुंबई से लखनऊ हो गया, अहमदाबाद से केरल हो गया। तो इसी तरीके से अब आप लोग इंडिया से सिंगापुर भी भेज सकते हो। तो इसी तरीके से अब जापान भी इस चीज़ को देख रहा है कि हम भी इस तरीके की जो भारत की टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट कर लें और अपने यहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो उसी चीज़ के बारे में बात बोली गई है। देखो, ये बोल रहे हैं कि अडॉप्टिंग इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको एज बोथ गवर्नमेंट्स, मतलब दोनों गवर्नमेंट की बात हो रही है, भारत की गवर्नमेंट और जापान की गवर्नमेंट के बारे में, कि प्रमोशनल डिजिटल कॉपरेशन एक किया जाए बाय क्रिएटिंग इंटर ऑपरेशनबिलिटी वेयर द डिजिटल पेमेंट सिस्टम कुड ब्रिंग ईज ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का मतलब होता है कि भारत की सीमा से बाहर तक, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा सके। मतलब भारत से, मैं बात करूँ इंडिया से जापान तक ट्रांसफ़र पैसा किया जा सकता है। क्लियर है आप लोगों को? सिंपल है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात हुई है। देखो, जापान और इंडिया एम कर रहे हैं कि बूस्ट डिजिटल कोलैबोरेशन बाय क्रिएटिंग इंटर ऑपरेशनबिलिटी थ्रू द रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सिस्टम एंड ईज डिजिटल पेमेंट्स। देखो, वही है रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र, मतलब वही चीज़ होती है जैसे आप लोग देखते हो ना कि आप लोगों ने कुछ शॉपिंग की, कुछ खाया पिया, आप लोगों ने क्यूआर स्कैन किया और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो तुरंत सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है। तो ये वही वाली बात है कि आप लोग इंडिया से कोई पैसा किसी को भी अगर आप भेजना चाहें तो यहाँ से जापान में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को उसके यूपीआई आईडी वगैरह चाहिए होगी, उसके थ्रू आप लोग पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे। क्लियर है? देखो, यूपीआई है क्या? यूपीआई एक ओपन ऑपरेशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, विच मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स, मतलब हर एक बैंक अकाउंट्स, मतलब हर एक बैंक के आप लोग यूपीआई यूज़ कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो ना सभी चीज़ों के लिए। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया और जापान के बीच भी ऐसा पेमेंट सिस्टम काम करेगा। चलो, जापान के बारे में बात करें तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और करेंसी जो है वो है येन, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फूमियो किशिदा। और मैं देखो एक आपसे ये बताता हूँ, ये चीज़ जो बात चल रही है ना, ये आगे चल के सक्सेसफुल हो भी जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कि ना G7 कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है। वहाँ पर मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया था और मोदी जी वहाँ गए भी थे, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को और पढ़ाऊँगा इसके बारे में। तो वहाँ पर मोदी जी गए भी थे और वहाँ पर भी ये बातें हुई हैं, तो हो सकता है फॉर्मली, मतलब जल्दी आप लोगों को इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। चलो, अगला है, देखो अगली न्यूज़ है, आरबीआई ने अप्रूव किया है 87,416 करोड़ यानी 87,416 करोड़ रुपए का सरप्लस ये ट्रांसफ़र कर दिया टू गवर्नमेंट को फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। अब आप लोग कहोगे कि आरबीआई
गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र क्यों कर रही है, वो भी इतना ज़्यादा अमाउंट का। और ऐसा नहीं है इस साल, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो हर साल भेजा जाता है। 2017-18 का ये एक डेटा है जिसमें 50,000 करोड़ भेजे गए थे, ठीक है, और अमाउंट इन करोड़ है ये। और उसके बाद 1,75,988 करोड़, 57,128 करोड़, 99,122 करोड़। पिछली बार देखें तो 30,000 करोड़ करीब भेजे गए थे, और इस बार लगभग 87,416 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अभी क्यों भेजे जाते हैं, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को न्यूज़ क्लियर नहीं होगी। देखो जब आरबीआई को बनाया गया था ना 1935 में, तो उस समय पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया था। इसमें किसने पैसा लगाया था, प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया था इसमें। जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो 5 करोड़ उस समय पर इसमें लगाए गए थे, अब मान लो अगर 5 लोग थे जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपये लगाया था इसमें, ठीक है, तो पाँचों को कुछ ना कुछ, ये जो कंपनी है एक तरीके से आरबीआई खोली गई, तो वो कुछ अगर प्रॉफिट कमा के दे रही है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा इन पाँचों में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। यही होता है आजकल आप लोग देखते हो ना शेयर मार्केट में जो बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर जो बिकते हैं, तो आप लोग अगर उसे परचेज़ करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को सेम उसमें हिस्सेदारी मिलती है, शेयर का प्राइस बढ़ता है, डिविडेंड मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। साल 1949 में 1949 में जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद आरबीआई को जब गवर्नमेंट किया गया ना, मतलब प्राइवेट से नेशनलाइज किया गया, ठीक है, तो उस समय पर पूरा का पूरा जो पैसा था ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लगाया था। और अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इसीलिए अब ये जितना भी पैसा कमाती है तो उसका जो गवर्नमेंट का जो पार्ट बनता है वो गवर्नमेंट को इसको देना पड़ता है। तो वही पैसा है जो आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और ये हर साल दिया जाता है, ऐसा नहीं किया गया है। अब आरबीआई बहुत सारे तरीके से पैसा कमाती है, जैसे कि लोन दे के, बॉन्ड्स बेच के, और भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्दर मैं आप लोगों को आरबीआई की क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूंगा कि आखिरकार आरबीआई कैसे कैसे पैसा कमाती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ सकते हो कि किस तरीके से ये बहुत सारा पैसा कमा लेती है और उसमें से इतना पैसा गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर डिबेट भी हुई थी पहले कई बार कि मतलब इतना सारा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, आरबीआई को अपने पास भी रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई पूरा पैसा दे देती है, काफ़ी सारा पैसा अपने लिए भी बस बचा के रखती है, क्योंकि आरबीआई अपने आप में एक फाइनेंशियल बॉडी है। भारत में कुछ भी आपदा, दिक्कत, परेशानी कुछ भी फाइनेंशियली अगर आ जाती है तो उसके लिए यही बॉडी जिम्मेदार है, तो वो भी काफ़ी सारा पैसा अपने पास रखती है। उसके बाद कुछ मतलब जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो उसको गवर्नमेंट को दिया जाता है। क्लियर, चलो देखो उसके बारे में बात की है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी अप्रूव कर दिया है 87,416 करोड़ सरप्लस मतलब होता है एक तरीके से जो आपका प्रॉफिट, ठीक है, उस चीज़ को कह सकते हो, लॉस न्यू प्रॉफिट, ठीक है, गवर्नमेंट को दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये पिछली साल का हिसाब किया गया है, 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर पिछली साल था, जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो गया। अब 1 अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2023-24 चल रहा है, ठीक है। तो यानी पिछले साल का हिसाब हो गया और पिछले साल का हिसाब करके पैसा दे दिया गया गवर्नमेंट को। ये लगभग 3 गुना था पिछली बार से, मैंने आपको वो दिखाया था ना अभी इमेज में कि लगभग 30,307 करोड़ पिछली बार दिया गया था, और उसका लगभग 3 गुना दिया गया इस बार का डेटा देख रहे हो ये ना। आप लोग का अगर ग्रेड बी का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़, ठीक है। चलो देखो द सर्ज इन सरप्लस, जो उतार चढ़ाव एक तरीके से सकते हो, सर्ज मतलब कह सकते हो कि इतना ऊपर कैसे चला गया। मतलब आप लोगों ने देखा ना कि पिछली बार कितना था 30,307 करोड़, इस बार इतना हो गया। तो ये क्यों हो गया, तो उसमें बताया गया कि लाइक इनकम काफ़ी अच्छी हुई है हमारी, सेल हुआ है, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो है, रिजर्व वगैरह, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि यूएस ट्रेजरीज है, ठीक है, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र है। देखो बेसिकली मैं आप लोगों को इसकी वजह बता सकता हूँ कि लाइक बहुत सारे देशों में इस समय पर मंदी आई हुई है और भारत का जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप लोग अगर डेली की क्लास लेते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई भारत इस समय पर काफ़ी सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा व्यापार कर रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। चलो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लाइक इस बार इतना है, इससे पिछली बार इतना था, इस बार इतना, हर साल का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। चलो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो, आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। चलो बाकी मैं आप लोगों को देता हूँ। आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास जी हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एक है श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव और श्री टी रविशंकर। तो ये 4 हैं जो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में। समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किसका रेजिग्नेशन। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया रवनीत कौर को एज अ सीसीआई चेयरपर्सन। सीसीआई क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? देखो द गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया रवनीत कौर को एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये
देखो यहाँ पर कोई फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं था साल 2022 से, मतलब अक्टूबर साल 2022 से यहाँ पर कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं था, पार्ट टाइम रख रखा था लेकिन फुल टाइम कोई नहीं था, ठीक है। मतलब अशोक कुमार गुप्ता यहाँ के लास्ट चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरपर्सन थे, और अब इनको बना दिया गया, रवनीत कौर को बना दिया गया। देखो सीसीआई की जो एक मेंबर थी ना संगीता वर्मा, उनको एज एक्टिंग चेयरपर्सन बना दिया गया था अक्टूबर से, लेकिन अब इनकी जगह किसको पोस्ट कर दिया गया, रवनीत कौर को, ठीक है। अब अवधि अब ठीक है, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो अपॉइंटमेंट हुआ है रवनीत कौर का 5 साल के लिए, या फिर इनकी उम्र अगर 65 ईयर्स हो जाती है तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर कोई फर्दर ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब 15 मई से इनका जो अपॉइंटमेंट है वो चालू हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सीसीआई के बारे में बता देता हूँ। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या, देखो हमारे देश में बिजनेस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो वो फेयर बिजनेस करें। फेयर बिजनेस मतलब देखो ये नज़र रखता है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कुरकुरे जो है वो 5 रुपये का ही बिकता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक 10-12 रुपये की ही बिकती है, ठीक है। और अगर आप लोग देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक रेगुलर मतलब प्राइस पर ही बिकती हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कंपनी की क्यों ना हो, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जहाँ पर जो हमारे देश में सीसीआई काम करता है ना, ये इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है कि फेयर प्राइस हो और फेयर कॉम्पिटिशन हो। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कोई एक बड़ी कंपनी आई और उसने अपना प्राइस बहुत नीचे रख लिया, ठीक है, मान लो बहुत नीचे रख लिया, और जो एक कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या मान लो कोई एक प्रोडक्ट बनाया गया है, उसकी प्राइस मान लो बनाने में और सब चीज़ करके पड़ रही है 15 रुपये, और तुम उसकी प्राइस रख रहे हो 40 रुपये, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। और किसी भी तरह की मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए कि मतलब एक ही पर्सन एक ही चीज़ को बेच रहा है तो वो अपने मतलब अपने हिसाब से उसके दाम रखेगा, तो वो चीज़ ना हो पाए, तो उसके पर भी सीसीआई नज़र रखता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लो 10 कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है, ठीक है, अब चॉकलेट वही कंपनी पूरे देश में बेचती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर इन 10 लोगों ने मिलकर टाई अप कर लिया और इन्होंने बोला कि जो 5-5 रुपये की हम पहले चॉकलेट बेच रहे थे, अब हम उनको 30-30 रुपये की बेचेंगे क्योंकि सिर्फ हम ही बेचते हैं तो सब खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सीसीआई उनके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, और ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी सीसीआई ने बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर पेनल्टी लगा चुकी है, ठीक है। और फेयर प्रैक्टिस है, जैसे मान लो अगर कोई एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो क्या ये सही तरीके से खरीद रही है, कहीं उसे डरा धमका के तो नहीं खरीद रही, और आखिर बेच रही है वो कंपनी तो क्यों बेचा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखना सीसीआई का काम होता है। क्लियर आप लोगों को। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था, आप लोग 2003 याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। रवनीत कौर इसकी नई चेयरपर्सन बन गए। इनके 4 रीजनल ऑफिस हैं, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, बेंगलुरु में, ये 4 रीजनल ऑफिस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है ए के जैन को अपॉइंट किया गया न्यू PNGRB चेयरमैन बाय गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। देखो इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का, ठीक है। ये पोस्ट को फाइनली फिल कर दिया गया ए के जैन, ठीक है। ए के जैन को इसमें अपॉइंट किया गया, जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी थे उनको अपॉइंट किया गया बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। देखो कैबिनेट हमारे देश में जो काम करती है, ठीक है, उसने एक अपॉइंटमेंट कमेटी बना रखी है जो इन रोल्स को फिल करते हैं। इनको भी 5 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ वही है कि अगर 65 की एज अगर इनकी हो जाती है तो तब तक ये रिटायर हो जाएंगे, या फिर कोई फर्दर नोटिस आता है तो तब ये रिटायर हो सकते हैं, वरना यही पोस्ट होल्ड करेंगे 65 की एज तक, मतलब 5 साल तक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। तेलंगाना के वुपल्ला प्रणीत ये बन गए, क्या बन गए, इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर, 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए ये, 82nd ग्रैंड मास्टर। भारत में अब तक 81 ग्रैंड मास्टर हुए, अब ये 82वें बन गए हैं, ठीक है। और भारत तीसरे नंबर पर है दुनिया में, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर के मामले में तीसरे नंबर पर। पहले पर है रशिया, दूसरे पे आई गेस चाइना ही है, ठीक है, हाँ चाइना है, और तीसरे पे इंडिया है, ठीक है। देखो वी प्रणीत 15 साल के हैं, ये चेस प्लेयर हैं, तेलंगाना से, अचीव द टाइटल ग्रैंड मास्टर बिकमिंग द 6th फ्रॉम द स्टेट, मतलब तेलंगाना से 6वें पहले बच्चे बन गए हैं, मतलब 6वें पर्सन बन गए हैं जो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो ये 82nd बने हैं भारत के, ठीक है। देखो ही सिक्योर्ड द माइलस्टोन बाय डिफीटिंग GM हैंस को इन्होंने डिफीट किया। यूएस में एक राउंड चल रहा था, मतलब एक टूर्नामेंट चल रहा है बाकू ओपन 2023, तो वहाँ पर देखो बेसिकली ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं, तो एक रेटिंग होती है, जैसे मान लो हर एक मैच हर एक टूर्नामेंट जो आप खेलते हो तो उसके बेसिस पे आपको रेटिंग दी जाती है। अब रेटिंग के लिए पर्टिकुलर शायद जहाँ तक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि शायद 4200 ऐसी कुछ शायद, या मतलब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कितना होता है, तो मतलब एक वो डेटा होता है कि लाइक इतने आपकी जब हो जाती है ना रेटिंग, तब आपको ग्रैंड मास्टर का एक खिताब मिल जाता है कि मतलब आप लोग ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है। देखो भारत में अब तक 81 ग्रैंड मास्टर हुए हैं, ये 82 हो गए। थर्ड है सबसे ज़्यादा रशिया में, फिर चाइना में है। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे आप लोगों को याद होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद थे, जो कि 1988 में ये खिताब जीता था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़। देखो महात्मा गांधी ने एक बस्ट होता है स्टैचू, ये आप लोग देख रहे हैं स्टैचू, इसका अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा इन हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा जापान में है,
ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हिरोशिमा ही वो पहली जगह थी जहाँ पर पहली बार यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में परमाणु बम से हमला किया था। पहला हिरोशिमा में, फिर उसके बाद नागासाकी में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर एक स्टैचू बनवाया गया है। देखो ये मोदी जी द्वारा बनवाया गया और मतलब इंडिया के द्वारा बनवाया गया और इंडिया के द्वारा हिरोशिमा को भेंट दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी एक अच्छी दोस्ती दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हो रही है इस सवाल हिरोशिमा में, और वहाँ पर मोदी जी भी गए हैं। तो मोदी जी यहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने ये स्टैचू दिया है वहाँ पर। देखो, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi was present at the unveiling ceremony of the bust of Mahatma Gandhi in Hiroshima, Japan. देखो ये क्या है? ये गिफ्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू सिटी ऑफ हिरोशिमा, सिग्निफाइंग अ मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ द फ्रेंडशिप एंड गुडविल बिटवीन द इंडिया और जापान के बीच में। ओके, देखो ये G7 समिट हो रही है, कब तक हो रही थी? 21 मई तक हो रही थी, ठीक है। ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया था। अब बात ये होती है, देखो ये है G7 कंट्रीज़, इटली है, यूके है, जर्मनी है, यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है और जापान है। हाँ, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हाँ, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जापान इस बार इसे होस्ट कर रहा है। तो भारत को उसने इनवाइट किया था एज अ गेस्ट कंट्री। जैसे हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जैसे हम इंडिया जो है G20 कंट्रीज़ की मीटिंग होस्ट कर रहा है, तो उसने भी कई सारी कंट्रीज़ को इन्वाइट किया। तो इस तरीके से जापान ने हमें इन्वाइट किया था, तो हम भी वहाँ गए थे, ठीक है। इन्होंने चाइना को भी इन्वाइट किया था, लेकिन जब भारत को इन्विटेशन दिया गया और भारत वहाँ जा रहा था तो इन्होंने फिर जाने से वहाँ पर इनकार कर दिया, मतलब ये नहीं गए थे, ठीक है। चाइना नहीं गया तो कोई बात नहीं, हमें इतना घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। हम अपने काम से गए थे, मतलब मोदी जी गए थे वहाँ पर और हो गया, ठीक है। चलो स्टेट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो, भोपाल पहली सिटी बन गया है टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को देखने वाला। मतलब देखो 17 गोल हैं जो कि यूएन द्वारा दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर और गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर। तो ये सारी चीज़ें देश में हर किसी को देनी चाहिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर है। हर एक देश को ये टारगेट पूरे करने हैं साल 2030 तक, ठीक है। अब बात ये आती है कि हर एक स्टेट, हर एक सिटी जो है वो इसके ऊपर काम भी कर रहा है, लेकिन भोपाल ने क्या किया? भोपाल ने एक ऐसा एक तरीके से ऐप बना लिया, या कह सकते हो आप लोग एक तरीके से कह सकते हो एक टेक्नोलॉजी देखने के लिए बना ली है कि लाइक हमारी मान लो एक 17 चीज़ें हैं, ये 17 हैं, ठीक है। तो हमारी सिटी में उसके ऊपर कितना काम हो चुका है और कितना बकाया है। मान लो कि पॉवर्टी में उन्होंने 50% रह गई है पॉवर्टी, ठीक है। हंगर कितना रह गया? मान लो हंगर 10% रह गया है। मान लो गुड हेल्थ कितनी रह गई है? मान लो गुड हेल्थ मान लो 20% रह गई है, सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, भोपाल में, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोगों को कोई डेटा पता चल जाएगा ना कि लाइक इसमें इतना ज़रूरत है, इसमें इतना ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके ऊपर आप अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे। तो इस तरीके से 17 जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए भोपाल पहली सिटी बन गया जो मेजर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को अपने को। क्लियर है? देखो, कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की। ये पहली सिटी बन गया इंडिया की टू मेजर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द सिटी ने अडॉप्ट कर लिया वॉलेंटरी लोकल रिव्यू। ये एक प्रोसेस है विच इज़ अ टूल, ये एक टूल है जो हेल्प करेगा सिटी को टू एसेस देयर प्रोग्रेस ऑन द एसटीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे नीड टू इंप्रूव। जो मैं आप लोग बता रहा था कि लाइक अगर किसी में 50% हुआ है, किसी में 10% हुआ, किसी में 20% हुआ, तो कहाँ पर ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, तो उनके बारे में यहाँ पर ये बताएगा। क्लियर है? देखो, द VLR प्रोसेस भोपाल में आइडेंटिफाई करेगा एरियाज वेयर इट नीड टू बी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है, इन सच एज जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको 2030 तक अचीव करना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, भोपाल यहाँ कैपिटल है, सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। अगर आप लोग एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये नेशनल पार्क भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए ये कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो फिर से चीता इंट्रोड्यूस किया गया था तो चीतों को यही रखा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफेंस न्यूज़। देखो, वगशीर ये इंडियन नेवी की फाइनल कलवारी क्लास सबमरीन है जो कि यहाँ पर इसका सी ट्रायल शुरू हो गया। मतलब बताया ये जा रहा है कि मतलब ये है कि ये बन के तैयार है और इसका ट्रायल चल रहा है साल 2024 के शुरुआत तक, मतलब जनवरी या फरवरी के आसपास ये इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी। भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 6 कलवारी जो है वो सबमरीन बनवाई थी, तो 5 भारत को मतलब मिल चुके हैं नेवी को, और अभी ये 6वीं जो है उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो भारत को भी ये भी जल्दी मिल जाएगी। देखो, इंडियन नेवी की 6th और फाइनल कलवारी सबमरीन है वगशीर, इसका ट्रायल शुरू हो गया और ये मिल जाएगी अर्ली 2024 में, जो मैं आपको बताता जो इसका ट्रायल है वो होने के बाद। देखो,
द कमेंसमेंट ऑफ द सी ट्रायल्स जो स्टार्ट किया गया बख्शीर का 6 और फाइनल कलवारी क्लास सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाया गया, मतलब भारत की आज़ादी को जो 75 साल कंप्लीट हुए तो उसमें प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया था, जिसमें कि क्या था कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब अब तक क्या होता था कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे सबमरीन्स को, डिफेंस वेपन्स को, तो अब हमने क्या किया कि नहीं, अब हम सब अपने आप बनाएंगे। देखो इसे बना रहा है इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड। देखो भारत में 2-4 ही कंपनी है जो ये काम करती हैं, एक जैसे ये मझगांव डॉकयार्ड है, एक रिच फील्ड है, तो इस तरीके से कुछ कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। 3 सबमरीन बनाई हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर 24 महीने, मतलब मैंने आपको बताया ना 6 टोटल देनी है, तो 6 में से जो पिछली 3 है ना हमारी, वो तो पिछले 24 महीने, यानी कि लगभग 2 साल के अंदर हमें 3 मिल गई हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और 6वें का भी ट्रायल शुरू कर दिया गया, तो ये एक माइलस्टोन है भारत के लिए। ठीक है, देखो पिछली वाली बात करें, INS कलवारी पहली थी, INS खंडेरी दूसरी थी, INS करंज तीसरी थी, INS वेला चौथी थी, INS चक्र 5वीं थी, और INS अब लास्ट वाली मिल जाएगी हमको, देखो क्या नाम है उसका, वगशीर। ठीक है, INS वगशीर, तो ये आप लोगों का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये देखो ये था आज जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, किसी के बारे पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ज़रूरी नहीं आप लोग जीएस, बाकी के भी क्वेश्चंस के ऊपर डिमांड कर सकते हो। जैसे इससे पहले मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ सिर्फ आप लोगों को मैं जीएस पढ़ा सकता था, लेकिन ये यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो मेरे से मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सभी चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को सभी के लेक्चर्स डाल दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, देख तो नहीं रहे, आप लोगों को 1-2 दिन में मैं दिखाई भी देने लग जाऊँगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ वेबकैम की कोशिश। ठीक है, तो आप लोग नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।